हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने नोट्स के शॉर्ट्स नोट बनाए हैं उसके उससे हम ऐसे फंडामेंटल के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ऐसी फंडामेंटल का एक छोटा सा मैंने कुछ पार्ट्स बनाया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे हेडिंग्स को मैंने डिस्कस किया है। तो बहुत सारे इसके कुछ पार्ट आएंगे, एक पार्ट में नहीं होगा, ये कुछ पार्ट आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे फंडामेंटल के कुछ हेडिंग्स। पहला हेडिंग मैंने डाला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ फैराडेज लॉ हैं, जिसमें एक बेसिक फैराडे ने एक बेसिक कुंडली बनाई थी, जिसके ये मैंने बनाया है उसी प्रकार से। चित्र में दर्शाया गया एक टर्न में कुंडली में दो चालक ए एंड बी है। यानी कि आप देख सकते हैं जो दो चालक है, मतलब एक टर्न की कुंडली है, ये एक टर्न है। इसमें दो चालक हैं ए और बी, यानी कि ये दो चालक माना जाता है। अगर एक टर्न में दो कुंडली होती है, दो चालक होते हैं ए और बी, और इसके क्वाइल साइड दो हैं, क्वाइल साइड दो होगा। अब ये देखिए कि ये जो कितना हो टर्न की कुंडली हो, लेकिन क्वाइल साइड दो ही होता है। यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, चाहे क्वाइल कितना भी हो टर्न, क्वाइल मतलब क्वाइल में कितना भी टर्न हो, क्वाइल साइड दो ही होता है, क्योंकि दो ही साइड मिलता है, यानी क्वाइल साइड दो होगा। क्योंकि इस कुंडली के एक टर्न में दो चालक ए और बी हैं, अतः यह स्पष्ट होता है कि एक टर्न में दो चालक होते हैं। यानी कि अगर एक एक टर्न की कुंडली है तो उसमें दो चालक होंगे, अगर चार टर्न की कुंडली है तो उसमें आठ होंगे, चार गुणे आठ जैसे यहाँ पे लिखा है। इसलिए एक फार्मूला यहाँ पे रिक्रिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल टू टू इंटू टर्न्स, यानी कि जितने टर्न्स हैं उससे दो गुने हमारे चालक मिलेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एन टर्न की कॉइल है, यहाँ पे एन टर्न की कॉइल बना है, इसमें एक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। फ्लक्स जा रहा है तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर जो समय के साथ जा रहा है, समय के साथ इसके फ्लक्स में जो परिवर्तन बढ़ेगा, परिवर्तन होगा, तो इसका जो कॉइल का जो दो सिरा है, यहाँ पे दो सिरा बनाना चाहिए हमें। यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे बनेगा और एक सिरा यहाँ पे बनेगा, ये वाला। इन दोनों सिरों पे हमारा हमारा एक ईएमएफ जनरेट होगा। अगर फ्लक्स के परिवर्तन की दर लगातार बनती रहे तो इन दोनों सिरों पे इन दोनों सिरों पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने आगे वाले स्लाइड में वही मेंशन किया है, आगे चल के देखते हैं। तो पिछले स्लाइड में मैंने मेंशन किया था, तो उसमें यही लिखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है कि इसमें देखिए, इसमें चित्र में जो एन टर्न की कॉइल है जिसमें फ्लक्स फाई जा रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज एन फाई होगा। यानी कि अगर फ्लक्स फाई जा रहा है, एन कॉइल की एन टर्न की कॉइल है, तो उसमें फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, एन फाई, ठीक है, एन फाई होगा, ठीक है। अब एन फाई होगा तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कुंडली में लिंक या लिंकेज होने वाले फ्लक्स समय के साथ बदले, यानी कि लिंक या लिंकेज होने वाले फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, तो उनके सिरों के बीच, जो मैंने दो सिरा बनाया था, उन दोनों सिरों के बीच यानी कि एंडिंग पॉइंट पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। यानी कि कॉइल के दोनों एंडिंग पॉइंट पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि इफ देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल, देन एन ईएमएफ विल इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल। यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उन कॉइल के दोनों एंड पे। और यदि एंड पे कोई कोई लोड जुड़ा हो, कोई परिपथ पूरा होता है, यानी कि दोनों का परिपथ पूरा होता है, एंड पे कोई लोड जोड़ देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई लोड जुड़ा है तो ईएमएफ के कारण एक धारा प्रोड्यूस होती है, और वह धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है, यानी कि उत्पन्न हुए ईएमएफ का विरोध करती है, अर्थात फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन का विरोध करती है। कुल मिला जुला के फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन का विरोध करती है। जब उसका विरोध करेगी तो फिर ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। कुल मिला जुला के वही करता है कि अर्थात फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, जैसे जब धारा बहती है तो धारावाही कुंडली खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी कि विरोध ऐसे करता है कि जब धारा बहेगी तो धारावाहिक जो कुंडली है वो खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और यह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस फ्लक्स परिवर्तन कर रहे
चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी, यानी कि कुल मिला जुला के विरोध करने के लिए वो खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वो जो दूसरा वाला पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र है जो ईएमएफ जनरेट कर रहा था उसका विरोध करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये होता है सिंपल सी बात। अब जो हम पिछले स्लाइड में समझाए थे उसी को आप चित्र से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉइल है जो एन टर्न की कॉइल है। ठीक है, इसमें एक चुंबक को ले जाते हैं तो इसमें जो इसके जो फ्लक्स निकलते हैं वो फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें लोड लगा हुआ है, तो लोड लगने की वजह से ये क्या बोलते हैं, इसमें एक धारा फ्लो करेगा। और धारा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, तो लेंज लॉ से निकालते हैं, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा लेंज लॉ से निकालते हैं। तो कैसे धारा, मतलब जो धारा होता है फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कैसे करती है ये समझिए। जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ये जो करंट है ना, करंट जो है ये अंदर ले जाने का विरोध करेगा, क्योंकि अंदर जब जाएगा तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो कुल मिला के ये जो आप मूव कराएंगे उस मूव होने का विरोध करता है टोटली, ये होता है बस। ये सिंपल सी बात है, ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। फिर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज क्या होता है, मतलब फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ होता है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, और ये जो वैल्यू होता है ईएमएफ का वो कैसे दिया जाता है, तो ई बराबर होता है -N/d∅dt, और ये जो एन है ये एन आता है लेंज लॉ के अनुसार आता है। तो ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ई बराबर होता है -d(n∅dt), यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे उसको चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे डी ला दिए हैं और इसको dn∅ कर दिए हैं। n∅ क्या है, फ्लक्स परिवर्तन, यानी कि फ्लक्स लिंकेज की परिवर्तन की दर है n∅। ठीक है, n∅ बराबर फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, वेयर नेगेटिव साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ, जो कि मैंने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है ये लेंज लॉ के द्वारा आता है इस सूत्र में। इस स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लेंज लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि लेंज लॉ क्या बोलते हैं, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये होता है ऊर्जा के संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब इन्होंने संरक्षण होता है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, यानी कि मैंने पहले समझाया वही लिखा हूँ। और यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, मैंने तीसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, एज पर द लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज टू द कॉज विच प्रोड्यूस, मतलब जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह खुद उत्पन्न हुई है। ये एक प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड देखते हैं। अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब स्थिर स्थितिक मतलब स्थैतिक रूप से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसे कहते हैं, जो स्थिर रूप से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड, मतलब गतिक रूप से उत्पन्न होने वाला ईएमएफ। ठीक है, तो देखिए इसमें उदाहरण क्या है डायनेमिकली का, कि जनरेटर और अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो जनरेटर और अल्टरनेटर है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। मतलब कि अगर उसमें जनरेटर और अल्टरनेटर में अगर हम प्राइम मूवर को घुमाएंगे तभी हमारा ईएमएफ दोनों टर्मिनल पे ईएमएफ जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखिए if there is a relative motion between field and the field flux, and then in this case of the EMF induced is called dynamically induced EMF। मतलब कि अगर फील्ड और फील्ड फ्लक्स के बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये होता है बस। तो इस स्लाइड में हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिराइवेट किया है। इफ देयर इज नो एनी मोशन, ठीक है, लिखा है if there is no any motion between field flux and coil, यानी field and field flux, then induced EMF is called statically induced EMF। मतलब कि अगर फील्ड और फील्ड फ्लक्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी पारस्परिक गति नहीं हो रही है, फिर भी अगर कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी ईएमएफ प्रेरित हो रहा है तो उसे कहेंगे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ,
इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये दोनों स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के उदाहरण हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे होता है, यहाँ पे मैं लास्ट में मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि ऑटो ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्योरी पे काम करता है। आगे वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है, वो नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पे काम करता है। आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जितनी ही फ्लक्स लिंक होगा उतना ही सेकेंडरी में होगा। मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी में लिंक होगा ट्रांसफार्मर के, उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में भी लिंक होगा। अतः इस स्थिति में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, समान होता है। मतलब बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर से निकल रहा है तो फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर होता है, तो नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि जितनी फ्लक्स लिंक होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, उतने ही फ्लक्स लिंक होते हैं हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में। और इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। अतः प्राइमरी और उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा, अतः प्राइमरी में उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा जितना कि सेकेंडरी में होगा। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में बाइंडिंग में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, इसलिए कोई फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। अब सेल्फ इंड्यूस में क्या होता है, द ईएमएफ इंड्यूस द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन फ्लक्स चेंजेस। मतलब क्या है, इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस में क्या होता है कि एक कॉइल है जो खुद के फ्लक्स के चेंज होने से खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई खुद का मोटिवेटेड वीडियो देख के, मतलब आप कोई मोटिवेटेड वीडियो बनाया है दूसरे के लिए, लेकिन उसको देख के आप खुद ही मोटिवेट हो गए, तो उसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स ऑफ नेबरिंग कॉइल। मतलब किसी बगल के कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण, जो बगल वाला कॉइल है उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण जो कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका पड़ोसी है, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन क्या बोलते हैं बढ़ोतरी कर रहा है, ज्यादा सफलता पे सफलता हासिल करता जा रहा है, तो उसको देख के आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें भी उसको देख के आप प्रेरित हो कि हाँ, हमें भी सक्सेस पाना है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब उसके पड़ोसी के सफलता से प्रेरित होकर आप सफलता की ओर अग्रसर हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक। बाकी क्या है, नोट में लिखा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे कि मैंने बताया, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है, ये है। फिर ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी 98% होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं करता है, कोई पार्ट ऐसा मूव नहीं करता है जिससे लॉस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है।